यस, गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए, आप लोगों का ग्रुप वन का आज पेपर खत्म हो गया है। एंड जिन बच्चों का सिर्फ ग्रुप वन था उनका पेपर जैसा भी गया, अब आपको क्या करना है, अपने ब्रेन को रिलैक्स करना है, थोड़ा एंजॉय करना है। काफी दिन से आपने पढ़ाई किया है। और जो बच्चों का ग्रुप टू रह रहा है या फिर बोथ ग्रुप दे रहे हैं तब भी ग्रुप टू रह रहा है, उनका ग्रुप टू का जो पहला पेपर है वो है एडवांस अकाउंट। और एडवांस अकाउंट का पेपर बेहतर जाना बहुत जरूरी है। एडवांस अकाउंट में आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, बोथ ग्रुप या फिर ग्रुप टू है तो उसको निकालने के लिए। एडवांस अकाउंट का पेपर स्कोरिंग भी है, बड़े ही कम चैप्टर है एडवांस अकाउंट में। तो कंपेरेटिवली अगर मैं बोलूँ तो अकाउंट के तुलना में एडवांस अकाउंट का सिलेबस छोटा है और आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अगर आपने थोड़ी सी चीजों को ध्यान देके पढ़ाई किया तो। एडवांस अकाउंट के पेपर में सिर्फ एक दिन का छुट्टी है ना। तो आपको कैसे पढ़ना है, चलिए मैं आप लोगों को इस वीडियो में डिस्कस करता हूँ कि वन डे बिफोर एग्जामिनेशन ये जो एक डेढ़ दिन का टाइम मिलता है आपको कैसे प्लान करके पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर को कवर करना है पहले, कि आपको मैक्सिमम मार्क्स कम से कम समय में कवर हो पाए और सारी चीजें अच्छे से हो पाए। ठीक है, चलो लैपटॉप स्क्रीन पे चलते हैं। अगर मैं वन डे बिफोर एग्जामिनेशन पढ़ने की बात करूँ तो कुछ बच्चों से क्या मिस्टेक होती है कि पूरा कंसेप्ट देख के जाते हैं, क्वेश्चन नहीं देख पाते, है ना, ड्यू टू टाइम लिमिटेशन। और कुछ बच्चों से होती है कि चैप्टर को बड़े ही डिटेल में देख रहे हैं पर आधा ही सिलेबस हो पाया, आधा सिलेबस हो नहीं पाया। दोनों ही अप्रोच गलत है। ठीक, आपको पूरी कंसेप्ट भी देख के जानी है और कुछ क्वेश्चन भी देख के जाना है। अगर पूरा कंसेप्ट नहीं देख के गए तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, और कंसेप्ट देख के गए और क्वेश्चन नहीं देख के गए तो वहां पे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। इसको तरीका क्या है, सबसे पहले आपको उठाना है इजी एंड स्कोरिंग चैप्टर्स, उसको फटाफट कंप्लीट करना है। ये एक इंश्योरेंस टाइप का है आप लोगों के लिए कि अगर कुछ भी दिक्कत होता है तो ये चैप्टर जो है आपको पास होने में मदद करेंगे। ठीक है, ये स्कोरिंग चैप्टर्स है। ठीक, तो यहाँ पे देखो, ई सब, बाईबैक, बैंकिंग, एनबीएफसी एंड लिक्विडेशन। लिक्विडेशन की बात करूं तो दो पोर्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और दूसरा इक्विटी होल्ड शेयर होल्डर की सेटलमेंट। उसमें भी दो चीज ध्यान रखोगे, इक्विटी शेयर होल्डर की सेटलमेंट तो अलग अलग पेड अप वैल्यू हुआ तो, या फिर अलग अलग नॉमिनल वैल्यू हुआ तो। ठीक, दोनों केस में एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, सेटलमेंट कैसे करेंगे, दोनों अप्रोच है ना। दो में से कोई एक अप्रोच से क्वेश्चन बनाओ, कुछ किसी एक अप्रोच पे आपको चीजों को समझ के बनाना है। सिंपल सा है। तो ये जो चैप्टर्स है ये 35 to 40 मार्क्स आपको इजिली दे देंगे। ठीक है, आगे देखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की मैं बात करूं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 25 से 30 नंबर का पेपर में आएगा। अगर मैं मोस्ट इंपोर्टेंट एएस की बात करूं तो एएस 9, 26, 22 और 19 ये तो आपको करना ही करना है। देखो, एएस बहुत सारे बच्चे एक साथ करते हैं, कुछ बच्चे कुछ एएस एक साथ किया फिर थोड़ा ब्रेक लेके चैप्टर्स पढ़ने के बाद कुछ एएस बाद में किया। होता क्या है ना कि कई बार कंटिन्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करने पे बच्चा बोर हो जाता है। तो आपको वहां पे क्या करना है कि सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में ये जो चार एएस में मार्क कर रहा हूँ, 9, 26, 22 एंड 19 ये तो करना ही करना है। एंड 18 एंड 4 भी इंक्लूड कर लो, इसको मैंने थोड़ा कम इंपॉर्टेंस दिया। ये जो 6 एएस है ना, इसमें से 3 या 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आने की प्रोबेबिलिटी मुझे बहुत ज्यादा लगता है। वैसे 4 एएस क्वेश्चन नंबर 1 में एंड क्वेश्चन नंबर 6 में भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से क्वेश्चन आता है। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और बैलेंस और सारे एएस भी आपको देख के जाना है। लास्ट टाइम में आपको क्या करना है ना कि इंस्टीट्यूट की मटेरियल से ही क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। लॉन्ग चैप्टर्स की बात करूं, रिकंस्ट्रक्शन, तो रिकंस्ट्रक्शन में देखो अप्रोच बड़ा ही सिंपल रखना है। आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, कंसेप्ट ध्यान देना है, कंसेप्ट पढ़ लेना है, उसके बाद आंसर रिव्यू कर लेना 2-3 क्वेश्चन का। ठीक, ऐसा क्वेश्चन जिसमें ये पॉइंट कवर हो जाए, 2 क्वेश्चन देखोगे ये सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे। ठीक, वहां पे आंसर रिव्यू करके जाना है। स्पेशल पॉइंट में मैंने लिखा है शेयर सरेंडर से आया तो प्रोविजन फॉर लाइबिलिटी, अगर किसी लाइबिलिटी के लिए प्रोविजन, फॉर एग्जाम्पल प्रोविजन फॉर टैक्स है और टैक्स लाइबिलिटी दिया है तब, ऑफ बैलेंस शीट आइटम अगर दे रखे हैं और उसको वेव ऑफ हुआ या पेमेंट करनी पड़ी, पार्टली सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटी, कई बार बोलता है क्रेडिटर है 60,000 का, 40,000 की सेटलमेंट कर रहे हैं इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर इश्यू करके, वहां पे जो पार्टली सेटलमेंट है वहां गेन और लॉस तो रिकंस्ट्रक्शन में जाएगा, बचे हुए 40,000 का क्रेडिटर बैलेंस शीट में दिखेगी। और वर्ड जब क्लेम यूज करता है चैप्टर में तो क्लेम इज टोटल अमाउंट ड्यू, जैसे डिवेंचर होल्डर की क्लेम की बात करें तो सिर्फ डिवेंचर का प्रिंसिपल नहीं, अगर कोई एक्रूड इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है डिवेंचर पे वो भी। अमेलगमेशन की अगर मैं बात करूं तो देखो, अमेलगमेशन में वेंडर कंपनी की बुक बनाते टाइम आपको 3-4 चीजों को जरूर ध्यान में रखना है रिवीजन करते टाइम। फंड फॉर लायबिलिटी, अगर कोई लायबिलिटी के लिए फंड है जैसे वर्कर कंपेंसेशन रिजर्व है एंड साथ ही में आउटसाइड बैलेंस शीट में आपको लायबिलिटी दिया हुआ है। ठीक है, तो उसकी एडजस्टमेंट आपको वेंडर की बुक में सही से करनी पड़ेगी कि इक्विटी शेयर होल्डर में कितना जाएगा, एंड रियलाइजेशन में आपको राइट ऑफ करनी पड़ेगी उस चीज को। ठीक है, स्टैट्यूटरी रिजर्व, स्टैट्यूटरी रिजर्व के केस में अगर टैक्स पेड है तो ये आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। शेयर इश्यू होता है इंट्रिंसिक वैल्यू पे,
ये क्वेश्चन आने के चांस कम रहते हैं, कभी कभी आते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, देख के जाना है। और डिसेंडिंग शेयर होल्डर की ट्रीटमेंट, डिसेंडिंग शेयर होल्डर के बारे में आपको देख के जाना है। डिसेंडिंग शेयर होल्डर की ट्रीटमेंट आता है, अगर है वेंडर कंपनी की बुक में तो आपको देख के जाना है। साथ ही में अगर परचेजिंग की बोलोगे तो मुझे लगता है इस बार कम इंपॉर्टेंस है, लेकिन आया तो क्या आएगा, लिक्विडेशन एक्सपेंस अगर है और परचेजिंग ने पे किया है, ठीक है, रीइंबर्समेंट होगा नहीं होगा देख लेना उस चीज को, तो वहां पे ट्रीटमेंट करना मत भूलना। जर्नल एंट्री पास करना, अनरियलाइज एंड म्यूचुअल ऑब्लिगेशन, ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट चीज बनते हैं। अगला चीज, अमेलगेमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज और मर्जर। देखो मर्जर पे तो बाई चांस कभी क्वेश्चन आता है, लेकिन अमेलगेमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज और मर्जर में क्या डिफरेंस है ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ट्रीटमेंट का डिफरेंस याद रहेगा तो अमेलगेमेशन रिवाइज किया, मर्जर ऑटोमेटिक बन जाएगा। ठीक है, चलो पार्टनरशिप की बात करूं तो एमएलगेमेशन जो है पार्टनरशिप में सेल एंड कन्वर्जन, ये कोरिलेट करके आप पढ़ सकते हो एमएलगेमेशन से, कि एमएलगेमेशन में कैसे हम बुक क्लोज कर रहे थे, आगे से पीसी आ रहा था, है ना, पीसी का फॉर्म अलग हो सकता है, यहाँ सेल कन्वर्जन में एंड एमएलगेमेशन में नए फॉर्म में कैपिटल मिलता है, ठीक, एंड गुडविल का एडजस्टमेंट एंड नए फॉर्म में जो कैपिटल है अपनी उसकी कैपिटल की एडजस्टमेंट, ये जो कैपिटल प्रोपोर्शनेट करते हैं इन द रेशियो ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग, आइदर टेकिंग अ टोटल अप्रोच टोटल कैपिटल को या फिर इंडिविजुअल पार्टनर के कैपिटल को, ये दोनों ट्रीटमेंट आपको सही करनी पड़ेगी, तभी क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, चलो कंसोलिडेशन की बात करूं तो देखो कंसोलिडेशन में, अच्छा एक चीज हम छोड़ दिए ना, डिजोल्यूशन, डिजोल्यूशन भी देखो आसान ही है, डिजोल्यूशन में बुक क्लोज करके पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है और पार्टनर कैपिटल क्लोज करना है। ठीक, एमलगेमेशन के बाद पढ़ोगे थोड़ा वेंडर कंपनी की बुक बंद करने आपको आ गया है, तो पार्टनरशिप की बुक क्लोज करने में भी आपको थोड़ा बहुत अगर आप को रिलेट कर पाओ चीजों को तो इजिली अंडरस्टैंडिंग है, जहां पे दिक्कत नहीं आएगी। और कंसोलिडेशन की बात करूं तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालने आना चाहिए, अच्छे से रिवाइज करना, माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड कंसोलिडेटेड रिजर्व, जिसमें ये जो फेमस एडजस्टमेंट है जो आपके बुक में है और आते रहते हैं, अगर आया तो रिवैल्यूएशन, इंटर कंपनी का बैलेंस, अनरियलाइज प्रॉफिट, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम दोनों देख लेना इसमें, साथ ही में डिविडेंड का ट्रीटमेंट, है ना, ये मोटा मोटी चीज आपको ध्यान रखना है। एएस इंपॉर्टेंट बोला मैं, और फर्स्ट प्रायोरिटी इन चैप्टर को तो अच्छे से करके जाना है, और साथ ही में एएस इतना हो गया तो एग्जिबिशन पक्का। और साथ ही में जो लॉन्ग चैप्टर्स है, देखो रिकंस्ट्रक्शन को आपको इग्नोर नहीं करना है, ये नहीं कि बहुत अटेम्प्ट से आया नहीं तो आ नहीं सकता, ठीक है, पहले बहुत आते थे ये क्वेश्चन, तो रिकंस्ट्रक्शन से भी आ सकता है। एमलगेमेशन करने पे आपको पार्टनरशिप में मदद मिल जाएगा, एंड कंसोलिडेशन में जो मैंने बोला उस पॉइंट को ध्यान में रख के आपको कंसोलिडेशन को पढ़ना है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक आप लोग के अगले एग्जाम के लिए। फिलहाल वीडियो को आप एक लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मिलता है आप लोगों से अगले वीडियोज में।